नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल संस्कृत ज्ञान भारती पर। मैं कमल शर्मा, वरिष्ठ अध्यापक, राजकीय माध्यमिक विद्यालय दिनारपुरा फतेहपुर सीकर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हम अपनी जो रीट की कक्षाएं चला रहे हैं उसमें हम संधियां पढ़ रहे हैं। तो हमने पिछली कक्षा में वृद्धि संधि के जो विशेष नियम हैं वो पढ़े थे। वृद्धि संधि चल रही है, उसके जो विशेष नियम हैं, विशेष नियम का मतलब जो वार्तिकार जी ने कुछ नियम बनाए हैं उनके बारे में हम पढ़ रहे थे। तो हमने 5-6 वार्तिक पढ़ लिए। अब उसके आगे जो वार्तिक हमें पढ़ना है वो वार्तिक है, देखिए एक वार्तिक है जो वार्तिकार जी ने लिखा वो था औत्तष्ठयोः समासे वा। औत्तष्ठयोः समासे वा। अब ये जो वार्तिक है इसका अर्थ क्या होता है हम देखते हैं। तो इसमें कुछ शब्द हैं, वो कौन कौन से हैं। एक तो है औत्तु, एक है औष्ठयोः, एक है समासे और एक है वा। अब इनका अर्थ क्या होता है, देखिए ये वार्तिकार जी ने कहा है कि यदि किसी पद के प्रारंभ में ए या आ स्वर हो, प्लस से पहले क्या होना चाहिए, ए या आ, इन दोनों में से कोई स्वर होना चाहिए, और उसके बाद या तो ओत्तु लिखा हुआ हो या फिर ओष्ठ लिखा हुआ हो, या तो ओत्तु आए या फिर ओष्ठ आए। तो हमें क्या करना है, ओत्तु या ओष्ठ आए और उसके साथ साथ में कोई ना कोई समास बन रहा हो। ओत्तु ओष्ठ शब्द आए और उसके बाद जो समस्त पद बनेगा, संधि पद बनेगा, उसमें कोई ना कोई समास बनना चाहिए, चाहे कोई भी समास हो, समास होना चाहिए। तो हमें क्या करना है, उसमें वा, जो वा लिखा हुआ है उसका अर्थ है विकल्प से। वा का अर्थ क्या होता है, विकल्प से। विकल्प से हम दो संधियां बना सकते हैं। कौन कौन सी दो संधियां बना सकते हैं, एक तो जो हम पढ़ रहे हैं वृद्धि संधि, वृद्धि संधि होती है। उसके अलावा एक संधि जो और है वो है पररूप संधि। ये पररूप संधि भी होती है। कैसे, तो हम देखें कि हमारे पास प्लस से पहले क्या होना चाहिए, ए या आ, और प्लस के बाद ओत्तु या ओष्ठ, इनमें से कोई भी शब्द होना चाहिए। तो हमें क्या करना है, साथ में कोई समास भी हो तो विकल्प से हम वृद्धि संधि भी कर सकते हैं और पररूप संधि भी बना सकते हैं। ये दोनों ही संधियां हम इस वार्तिक के अनुसार बना सकते हैं विकल्प से। दोनों में से जो भी ऑप्शन मिले वही हमारा उत्तर होगा। कैसे, तो कुछ उदाहरणों के द्वारा हम देखते हैं। जैसे कंठ प्लस, जैसे ये ओष्ठ है तो हमें क्या करना है, इन दोनों में से एक शब्द आता है तो कंठ के साथ क्या आएगा, ओष्ठ। ये अपने पास लिखा हुआ है कंठ प्लस ओष्ठ। हमें क्या करना है, इसका संधि पद बनाना है। इसी प्रकार हम और उदाहरण ले, दंत प्लस ओष्ठ। तीसरा हम उदाहरण ले, बिंब प्लस ओष्ठ है। फिर हम एक और उदाहरण ले, जैसे हम चौथा उदाहरण लेते हैं ओत्तु का। तो ओत्तु का उदाहरण लेते हैं स्थूल प्लस ओत्तु। ये हम कुछ उदाहरण पढ़ते हैं। तो हम देखते हैं कि संधि बना करके। तो हमने कहा अगर ओत्तु या ओष्ठ ये दो शब्द ए या आ के बाद आए तो इसमें ए है, ए है, ए है और ए स्वर है। इसके बाद ओष्ठ और ओत्तु आ रहा है तो हमें क्या करना है, दो संधियां बनानी है। एक तो पररूप बना सकते हैं, एक वृद्धि बना सकते हैं। दोनों ही सही होती है। जो हमें परीक्षा में ऑप्शन मिलेगा उसी को हमें सही मानना है और उसी के अनुसार संधि का नाम बताना है। जैसे कंठ प्लस ओष्ठ है तो इसकी हम वृद्धि संधि पढ़ रहे हैं तो उसके हिसाब से हम क्या कहते हैं, ए के बाद ओ आ जाए तो दोनों के स्थान पे औ एकादेश कर दिया जाता है। हम ये नियम पढ़ के आए हैं तो उसके हिसाब से ये बनेगी क्या, कंठोष्ठ है, ये बन जाएगी। और इस वार्तिक के अनुसार हम इसे क्या कर सकते हैं, पररूप भी बना सकते हैं। पररूप संधि कैसे बनती है,
पररूप संधि के अंदर कंठ, और पररूप का मतलब है कि जो पर यानी बाद वाला जो रूप है उसके अनुसार हमें इसको एकादेश करना है। तो बाद में क्या आ रहा है, ओ आ रहा है, तो हमें इस ठे में ओ की मात्रा लगानी है। तो क्या बन जाएगा, कंठोष्ठ है, ये शब्द बन जाएगा। पर रूप, पर यानी बाद वाला, रूप यानी रूप, अर्थात बाद वाला रूप बनाना है, तो बाद का रूप यानी ओ की मात्रा लगानी है। तो अपना जो रूप बना वो क्या बना, कंठोष्ठ है। परीक्षा में अगर हमें ये दे के पूछे कि विसंधि कौन सी है और संधि विच्छेद कीजिए, तो संधि विच्छेद तो सेम ही होगा, और दो मात्रा आ रही है इसलिए संधि कौन सी होगी, वृद्धि। लेकिन ये पद दे दे और पूछे संधि का नाम बताओ, तो इसमें वृद्धि संधि ना होगी, क्या होगी, पररूप संधि होगी, और संधि विच्छेद दोनों का एक जैसा ही होगा। फिर हम बात करें दंत प्लस ओष्ठ है की, तो इसमें भी वही बात, ए के बाद ओ आता है तो वृद्धि एकादेश औ होता है, तो हम क्या कर देंगे, ए और ओ के स्थान पे औ एकादेश कर देंगे, तो बन जाएगा दंतोष्ठ है। इसके बाद कहे वार्तिक है, तो वार्तिक के अनुसार वही पररूप संधि होती है। पररूप का मतलब वही जो बाद वाला रूप है वैसा वैसा हमें लिखना है, तो बनेगा क्या, दंतोष्ठ है। इसी प्रकार अगला चलते हैं, इसमें दे रखा है बिंब, बिंब प्लस ओष्ठ है, तो हमें ए और ओ को वृद्धि एकादेश तो हो जाएगा औ, और आगे ष्ट है तो बिंबोष्ट है। इसके बाद बात करें अगर पररूप भी बना सकते हैं विकल्प से, तो क्या करना है, बिंब और पर वाला रूप यानी ओ की मात्रा और ष्ट है, तो बन गया क्या, बिंबोष्ट है। ऐसे ही स्थूल प्लस ओतु की बात करें, तो ए के बाद ओ आ रहा है तो वृद्धि एकादेश करें तो क्या बनेगा, औ, तो रूप हो जाएगा अपना स्थूल औतु, स्थूल औतु बन जाएगा। और इसका हम पररूप भी कर सकते हैं, पररूप का मतलब बाद वाला, तो हम क्या बोल देंगे इसको, स्थूलोतु, ये भी इसका रूप बन जाएगा। ये 3-4 उदाहरण इसके हैं। हम कह सकते हैं कि ये जो वार्तिक है ये कहता है यदि ए या आ स्वर के बाद ओत्तु या ओष्ठ शब्द लिखा हुआ हो और उसमें कोई समास भी बन रहा हो, तो विकल्प से हम वृद्धि भी कर सकते हैं और पररूप भी कर सकते हैं। दोनों संधियां इसमें मान्य है, दोनों संधियां सही है। परीक्षा में जैसा उदाहरण आए उसके हिसाब से आपको इसमें क्या है, संधि पद बनाना है। अगर आपके पास ये दिया हुआ है और समस्त पद बनाओ, तो दोनों में से जो भी आपको ऑप्शन में मिले वो सही हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। इसके बाद इसमें एक बात ध्यान रखनी है कि ए या आ स्वर के बाद, ए या आ स्वर के बाद ओत्तु या ओष्ठ इन दोनों शब्दों में से कोई भी शब्द न हो, कोई और ही शब्द लिखा हुआ है, तो हमें क्या करना है, वृद्धि एकादेश करना है। साथ में एक और ध्यान रखना है, या ओत्तु या ओष्ठ शब्द लिखा हुआ है किसके बाद, ए या आ के बाद, तो भी हमें क्या करना है, अगर समास नहीं बन रहा हो तो वृद्धि एकादेश ही करना है। अगर समास बने तो ही दोनों विकल्प अपना सकते हैं, समास नहीं बनता है तो हमें वृद्धि एकादेश, हमारा जो नियम है पीछे हमने जो पढ़ा है कौन सा, वृद्धि रच्य वाला, उस सूत्र के अनुसार ए और ओ को औ एकादेश ही करना है। तव प्लस ओष्ठ है, इसमें बनता है तवोष्ठ है। इसमें हम यदि ये करेंगे तवोष्ठ है तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें कोई भी समास नहीं बनता, इसलिए इसमें जो सही है वो ये है, और ये बना देंगे तो ये गलत हो जाएगा, ध्यान रखना है। ओत्तु ओष्ठ आने के बाद समास होना जरूरी है, वरना पररूप संधि नहीं होगी, सिर्फ वृद्धि संधि ही मानी जाएगी। तो ये एक वार्तिक है। इसके बाद हम अगले वार्तिक की ओर बढ़ते हैं, जो इस संधि का अंतिम वार्तिक है, उसके अनुसार देखिए क्या बनता है। देखिए अगला जो वार्तिक है वो क्या है, वो है एवे चे एन योगे, एवे चे एन योगे। ये वार्तिक क्या कहता है कि यदि ए या आ स्वर के बाद, यदि ए या आ स्वर के बाद एव लिखा हुआ हो, एव शब्द लिखा हुआ हो, ये वार्तिक कहता है ए आ स्वर के बाद एव लिखा हुआ हो
और उसका जो अर्थ हम निकाले, उसका जो हम हिंदी अर्थ निकाले, उसके अनुसार ये जो अर्थ हो वो निश्चित हो, ये जो अर्थ है वो निश्चित परक होना चाहिए, यानी निश्चित होना चाहिए, उसमें कोई शंका नहीं होनी चाहिए। तब वहां पर क्या है, हम क्या कर सकते हैं, वृद्धि एकादेश आई कर सकते हैं। जैसे हम कहें कि हमारे पास उदाहरण है एक मम प्लस एव, मम प्लस एव, ये उदाहरण है। इसमें क्या है, ए के बाद में ए लिखा हुआ है, ए के बाद में ए है, अपना नियम चल रहा है, तो और इसका अर्थ भी क्या होना चाहिए, निश्चित होना चाहिए। इसका अर्थ क्या होता है, मम यानी मेरा, एव यानी ही, यानी मेरा ही है, तो इसका अर्थ निश्चित हो गया कि मेरा ही है। तो हम क्या करेंगे, इसकी संधि बनाएंगे, तो ए और ए दोनों के स्थान पे क्या करेंगे, एकादेश करेंगे। एकादेश क्या हो जाएगा, ऐ, ए आए तो ऐ और ओ आए तो औ, जो हमने नियम में पढ़ा है। तो ये क्या हो जाएगा, ममई, और आगे आ जाएगा वह। कैसे इसके टुकड़े करके देखें, तो मैं का मैं का मैं, इसमें से ए निकल गया, ए निकल गया, दोनों के स्थान पे क्या आ गया, ऐ, और आगे क्या बचा, वह। इनको हमने जोड़ दिया तो क्या बन गया, ममई वह। ऐसे ही हम बात करें दूसरे उदाहरण की, वह है तव प्लस एव, तथा प्लस एव, वसुधा प्लस एव। इसके हिसाब से हम एक और ले, वह है सदा प्लस एव। ये कुछ उदाहरण हम इसके पढ़ते हैं। हमने कहा प्लस से पहले ए या आना चाहिए, तो आ रहा है सभी के अंदर। फिर हमने कहा कि आगे एव आना चाहिए, तो एव आ रहा है। फिर हमने कहा ये निश्चित परक अर्थ भी होना चाहिए, जैसे मम एव यानी मेरा ही है, तब का अर्थ होता है तुम्हारा, तुम्हारा ही है। तथा एव, तथा यानी वैसा, वैसा ही है। वसुधा एव यानी वसुधा यानी पृथ्वी, पृथ्वी ही है, यानी वसुधा ही है। सदा एव यानी सदा ही है। तो सभी के अर्थ क्या होते हैं, निश्चित है। निश्चित अर्थ होने के कारण इनमें वृद्धि एकादेश की जाती है। जैसे इसका जैसे बना ममैव, ऐसे इसका क्या बन जाएगा, तैव। अब ए और ए वृद्धि एकादेश होकर क्या हो जाएगा, ऐ। तो इसमें ऐ की मात्रा और आगे क्या है, वह बन गया तवैव। ऐसे ही तथा प्लस एव तो बनेगा तैथ है। अब इसमें से आ और ए दोनों का वृद्धि एकादेश ऐ, तो क्या बनेगा, तथैव। ऐसे ही वसुधा प्लस एव तो क्या बनेगा, वसुधैव। और आगे बात करें सदा प्लस एव, इसका क्या बन जाएगा, सदा में से आ निकला, ऐ हो गया, बन गया सदैव। ये अपनी वृद्धि संधि है। ये अंतिम वार्तिक जो वार्तिक ने लिखा है वो है एवच एन योग्य। एक बार दोबारा देखिए, यदि आपके पास ए या आपद हो और उसके बाद एव आए और उसका जो अर्थ है वो निश्चित होना चाहिए, तो हम वहां पे क्या करेंगे, वृद्धि एकादेश ऐ करेंगे। ए और ए दोनों के स्थान पे वृद्धि एकादेश ऐ हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं अपनी अगली जो संधि है उसकी ओर। तो अगली संधि अपनी कौन सी है, इसके बाद पढ़ते हैं गुण संधि। गुण संधि पढ़ते हैं। गुण संधि की पहचान क्या होती है, गुण संधि के सूत्र क्या होते हैं, गुण संज्ञक सूत्र कौन सा होता है, उसके बारे में हमें जानते हैं। दोस्तों साथ साथ में वीडियो को लाइक करते रहे, वीडियो को शेयर करते रहे, और आपको कोई परेशानी हो तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं ताकि उसका समाधान किया जा सके, उसको हम सुलझा सके। अब हम पढ़ते हैं गुण संधि। तो संधि में हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसकी पहचान। गुण संधि की पहचान कैसे होती है ये देखना है हमें। कैसे पता चले, उदाहरण को देख के कि इसमें गुण संधि है। तो देखिए इसकी पहचान में आपको प्लस से पहले क्या मिलेगा, ए या आ मिलेगा। प्लस से पहले ए या आ मिलेगा, और उसके बाद प्लस के बाद क्या मिलेगा, या तो आपको ई मिलेगी या बड़ी ई मिलेगी, ओ मिलेगा या बड़ा ओ मिलेगा, री मिलेगी या बड़ी री मिलेगी, या फिर
री मिलेगी, री एक ही होती है, इसमें दीर्घ का अभाव होता है, इसमें दीर्घ री नहीं होती। तो ये अपनी पहचान है। प्लस से पहले ए या आ मिलना चाहिए और प्लस के बाद चाहे छोटी हो बड़ी हो, छोटा हो या बड़ा हो, छोटी री हो बड़ी री हो या री हो, तो वहां पे हमें क्या करना है, गुण संधि माननी है। अब इसके जो उदाहरण है वो कैसे बनते हैं, उसके लिए हमें कुछ सूत्र पढ़ने हैं। तो सबसे पहले जैसे हमने वृद्धि में पढ़ा कि वृद्धि संज्ञक सूत्र कौन सा होता है, वैसे ही हम गुण में पढ़ते हैं कि गुण संज्ञक सूत्र, गुण संज्ञा का सूत्र, गुण संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा होता है। देखिए तो इसमें जो सूत्र है वो है अदेंग गुण है, अदेंग गुण है। ये सूत्र गुण संज्ञा का है, संधि का नहीं है, ध्यान रखना है। आपसे पूछे गुण संज्ञक सूत्र कौन सा है, तो अदेंग गुण है। गुण संधि का सूत्र अलग होता है, वो हम आगे पढ़ेंगे। इस सूत्र का अर्थ क्या है, देखिए अदेंग में दो है शब्द, एक तो है अत और एक है एंग, अत और एंग, और गुणह का मतलब गुणह होता है। देखिए अत का मतलब है ए, जिस भी स्वर के आगे तय लगता है इसका मतलब होता है कि इस तरह की संज्ञा होती है तो ए ही बचता है, तो हम कहते हैं इसमें ए है। एक ही रूप, हमने वर्ण विचार में पढ़े थे कि ए के कुल कितने भेद होते हैं, 18 होते हैं, वो पढ़े थे। लेकिन जिसके आगे तय लगता है तो उसके और जो भेद है, कौन से, दीर्घ है, प्लुत है, अनुस्वार है, जो भी है वो सारे हट जाते हैं, सिर्फ एक ही भेद रहता है, अर्थात सिर्फ ए ही माना जाएगा, आ को इसमें सम्मिलित नहीं करेंगे। तो अदेंग गुण है का अर्थ है अत एंग, अत का मतलब हो गया ए, और एंग एक प्रत्याहार है जो हमने पढ़े हैं माहेश्वर सूत्र में, ऐ उण ऋ के ए ओंग, तो उसमें एंग में दो ही वर्ण आते हैं, कौन कौन से, एक तो आता है ए और एक आता है ओ। तो आपसे पूछा जाए कि गुण संज्ञक वर्ण कौन कौन से हैं, तो ए ओ। और पिछली बार हमने पढ़ा था वृद्धि संज्ञक वर्ण हमने पढ़े थे आ, आई और औ। ध्यान में रखना, वृद्धि संज्ञक वर्ण ये तीन होते हैं और गुण संज्ञक वर्ण ये तीनों होते हैं। वो हमने वृद्धि संधि में और ये हमने पढ़े हैं गुण संधि में। तो इसका अर्थ क्या हो गया, अत एंग यानी कि ए और ओ, ये तीनों क्या है, गुण संज्ञा करने वाले वर्ण हैं, ये तीनों गुण संज्ञक वर्ण कहलाते हैं। अब हम पढ़ते हैं गुण संधि का सूत्र। गुण संधि करने वाला सूत्र देखिए कौन सा होता है गुण संधि का सूत्र, वो होता है आद गुण है, आद गुण है। ये सूत्र क्या करता है, ये कहता है कि आपके पास प्लस से पहले ए या आ हो, प्लस से पहले क्या हो, आद, आद का मतलब ए आ दोनों आ गया, तो ए या आ हो, और प्लस के बाद अगर आपके पास ई हो या बड़ी ई हो, ऐसे ही प्लस से पहले आपके पास ए या आ हो और प्लस के बाद ओ या बड़ा हो, तो ये सूत्र क्या करता है, इन दोनों के स्थान पर एकादेश करता है। क्या एकादेश करता है, ए आ और ई दोनों में से कोई भी हो तो हमें वहां पर ए एकादेश करना है, वहां पर क्या करना है, ए एकादेश करना है, ये ध्यान में रखना है। ऐसे ही हमारे पास ए आ के बाद में उ या उ आ जाए तो वहां हमें क्या करना है, ओ एकादेश करना है, ये ध्यान में रखना है। ये सूत्र सिर्फ ये दो ही काम करता है। आदिगुण सूत्र ई को ए में बदल देता है और उ को ओ में बदल देता है। इसके बाद एक सूत्र और आता है, ये जो पहला सूत्र है, इसके बाद दूसरा सूत्र। यहां तक तो हमने कर लिया कि ए के बाद ई आए तो क्या करना है, उ आए तो क्या करना है। री और री के लिए एक सूत्र और है, वो कौन सा है, देखिए 2 नंबर पे, वो है उरण रैपर है, उरण रैपर है, ये सूत्र है। हमने प्रत्याहार पढ़े तो वहां पे पढ़ा था एक प्रत्याहार रे प्रत्याहार, वहां पे हमने पढ़ा था रे प्रत्याहार। इस रे प्रत्याहार में 2 वर्ण बताए थे, एक तो रे बताया था और एक ले बताया था, वो यहाँ पर इस संधि में काम में आएगा। तो देखते हैं इस उरण रे पर का अर्थ, ये क्या कहता है, ये कहता है कि प्लस से पहले ए या आ हो
और प्लस के बाद में क्या आ जाए, छोटी री आ जाए या बड़ी री आ जाए, तो हमें क्या करना है, इन दोनों के स्थान पे अर एकादेश करना है, इन दोनों के स्थान पे अर एकादेश करना है। फिर हम बात करें कि ए या आ के बाद लरी आ जाए, लरी एक ही होता है, ह्रस्व दीर्घ नहीं होता, तो इन दोनों के स्थान पे हमें क्या करना है, अल एकादेश करना है। क्या करना है, अल एकादेश करना है। फिर देखिए हम यहाँ कि भाई पहचान तो है ए या आ के बाद में इनमें से कोई भी स्वर आए तो हमें क्या करना है, गुण संधि सूत्र नंबर 1 के अनुसार ई आए तो ए करना है, ए के बाद उ आए तो ओ करना है। सूत्र के अनुसार री आ जाए तो हमें अर करना है और रे आ जाए तो अल करना है। ये बात हमें थोड़ी ध्यान रखनी है। अब इसके बाद हम कुछ उदाहरणों के द्वारा इसको जानते हैं कि ये जो संधि है ये किस प्रकार बनाई जाती है। देखिए कुछ उदाहरण में हम बात करें, सबसे पहले देखिए पहला है उदाहरण की एक बार देखिए आप, हम इनको दो तरीके से बनाते हैं। हम पहले क्या करते हैं, संधि कार्य ये बनाते हैं, पहले संधि कार्य करना है, यानी हमें जोड़ के बताना है। तो इसके कुछ उदाहरण लेते हैं। पहला उदाहरण हम लेते हैं, सुर प्लस इंद्र है, सुर प्लस इंद्र है। फिर हम दूसरा उदाहरण लेते हैं, लोक प्लस ईश है। इस प्लस को हम धन भी बोल सकते हैं, संस्कृत में इसको धन बोलते हैं। कुछ लोग कहेंगे प्लस बोल रहे हैं, तो प्लस को हम धन भी कहते हैं, ये याद रखना है। फिर हम तीसरा उदाहरण ले, हित प्लस उपदेश है, हित प्लस उपदेश है। फिर हम चौथा उदाहरण ले, जल प्लस उर्मी, जल प्लस उर्मी। फिर हम और एक दो उदाहरण देखते हैं, जैसे देव प्लस ऋषि, देव प्लस ऋषि। और बाद में देखते हैं एक बार ये 5 उदाहरण हम करके देखते हैं कि ये कैसे बनते हैं। तो देखिए पहला उदाहरण, सुर प्लस इंद्र है। हमारे पास पहचान क्या है, ए या आ होना चाहिए, तो ए है। उसके बाद इनमें से कोई स्वर होना चाहिए, तो हमारे पास ई है। तो इसका मतलब हमारी पहचान हो गई कि ये संधि कौन सी है, गुण संधि। पहचान हो गई। अब पहचान होने के बाद हमें सूत्र लगाना है, कौन सा, आद गुण है। उसके अनुसार क्या करना है, ये जो ए है और ये जो ई है, इन दोनों के स्थान पे हमें एकादेश करना है। एकादेश क्या करना है, ए करना है। अब हम बना के देखते हैं, तो हमें रे तक लिखना है, तो सु लिख दिया, रे लिख दिया। रे में से ए का हमने क्या कर दिया, एकादेश कर दिया, इसलिए ए आधा रे आधा हो गया। फिर हम ए और ये दोनों के स्थान पे क्या बना दे, ए। बचा क्या, न और द्र, तो इसको हम आगे लिख दे, तो बन गया अपना सुर ए इंद्र है। अब इसको जोड़ा तो क्या बना, सुरेंद्र है। ये हमने जोड़ दिया तो हमारे पास शब्द आ गया सुरेंद्र है, ये गुण संधि। उसके बाद बात करें लोक प्लस इससे है कि इसी हिसाब से ये बनेगा। ये छोटी बड़ी मात्रा का आपको ध्यान रखना है, कोई दिक्कत नहीं, दोनों के स्थान पे ए ही करना है। जब हम विच्छेद करें उस समय थोड़ा सा हमें ध्यान देना है कि इसमें मात्रा छोटी आएगी या बड़ी आएगी। तो देखिए लो कै है, कै में ए और ई के स्थान पे ए हो गया, तो वो कै में हम मात्रा लगा देंगे ए की, बनेगा क्या, लोकेश है। ऐसे ही हम बात करें हित प्लस उपदेश, तो इसमें हमारे पास क्या है, ए है और ए के बाद हमारे पास उ आ रहा है। तो उ आता है तो हमें क्या करना होता है, ए और उ दोनों को मिला करके ओ एकादेश करना है। तो हम क्या कर देंगे, इस तय के ओ की मात्रा लगा देंगे, हित हो गया। अब आगे क्या बचा, पे देश है, इसको हम जोड़ देते हैं तो हमारे पास शब्द बनता है हितोपदेश है, ये हमारी गुण संधि। इसके बाद जल प्लस उर्मी, यहाँ छोटा हुआ है यहाँ बड़ा हुआ है, छोटा बड़ा कोई भी आए तो हमें तो क्या करना है, ओ। ऐसे छोटी बड़ी कोई सी भी हमें ए ही करना है। तो देखिए जल प्लस उर्मी, तो जल में जल लिख देते हैं,
ए और ऊ दोनों मिलाकर के ओ हो गया, तो हमें क्या करना है, ओ की मात्रा और आगे जो शेष बच गया उसको हमें आगे लिखना है, तो बनेगा क्या, जलोर्मी। ऐसे ही हम बात करें देव प्लस ऋषि की, तो इसमें जो सूत्र लगता है वो दूसरा है, कौन सा है, हमने पढ़ा उरण रैपर है। उरण रैपर सूत्र से हमें क्या करना है, री के स्थान पे अर एकादेश करना है। कैसे, तो देव का तो क्या आ जाएगा, देव आ जाएगा, वह आधा हो गया। फिर हमें क्या करना है, ए और री इन दोनों के स्थान पे अर एकादेश करना है, तो इन दोनों के स्थान पे हमने लिख दिया अर। अब आगे क्या बचा, सी, तो हमें इसको जोड़ के लिख देते हैं, तो क्या बनेगा, दे का तो दे आ जाएगा, वह में ए मिला तो वह हो गया पूरा, रे आधा है, ये कहा जाएगा ऊपर, तो हमें लिख देंगे देवर्षि, ये हमारा शब्द बनेगा देवर्षि। इसी प्रकार एक दो उदाहरण हम री और री के और देखते हैं, तो देखिए हम ऊपर उनको दोबारा देखते हैं आगे। ये देवर्षि शब्द बन गया। अब बात करें अगले उदाहरण की, तो हम लिखे महा प्लस ऋषि, मम प्लस लृकार है, तव प्लस लृदंत है। ये हम दो उदाहरण सभी के करते हैं, ए के दो पढ़े, ऊ के दो पढ़े, री के दो पढ़ लिए, और अब लृ के भी दो उदाहरण हम पढ़ते हैं, इनको हम समझते हैं। और भी उदाहरण आपकी किताबों में खूब मिलेंगे आपको। अगर कोई उदाहरण आपको समझ में ना आए तो आप हमें कमेंट बॉक्स से बताएं, ताकि उसका हम समाधान कर सके। तो अपना उदाहरण है महा प्लस ऋषि, हमने कहा आ भी हो सकता है, आ के बाद भी री आए तो हमें अर ही करना है। तो देखिए आ को हमने बाहर निकाला, बचा क्या, मह, आ और री के स्थान पे हमने कर दिया अर, और आगे अपने पास बच गया सी। तो हम इनको जोड़ दें तो क्या बनेगा, मैं का मैं आ जाएगा, है में ए मिल जाएगा, अरे ऊपर जाएगा तो बनेगा महर्षि। जैसे देवर्षि वैसे ही महर्षि। अब मम प्लस लृकार है, इसमें हमें क्या करना है, ए के बाद लृ आ जाए तो अल एकादेश करना है। तो कैसे करेंगे, मम, ए बाहर निकला, आधा में हो गया, फिर हमें क्या करना है, ए और री इन दोनों के स्थान पे अल एकादेश करना है, तो अल आ गया। अब आगे क्या बचा, कार्य है, तो हम लिख देते हैं कार्य है। अब इन सबको जोड़ के लिखें, तो मैं का तो मैं आ जाएगा, ये मैं पूरा हो जाएगा। अब लय के बाद क्या आ रहा है, तो लय के बाद कोई स्वर नहीं है, स्वर नहीं होने के कारण ये आधा ही लिखा जाएगा, और आगे जो शेष बच गया उसको हम लिख देते हैं, तो हमारा शब्द बनता है ममल कार्य है। इस मैं के बाद तो स्वर है, तो हमने मैं को ए मिला के पूरा कर दिया, लेकिन यहाँ कोई स्वर नहीं होने के कारण लय के बाद कै व्यंजन आ रहा है, इसलिए इसको आधा ही लिखते हैं। फिर हम बात करें तो दंता है कि, तो इसमें भी वही कंडीशन आएगी, वही सेम अपने को करना है। तब आ गया ए मिल गया, वह पूरा हो गया, लृ में से लय आधा हो गया, और आगे क्या बचा, दंत है, तो अपने पास बन गया तबल दंत है। इस प्रकार ये कुछ संधि कार्य के उदाहरण है। अब हम पढ़ते हैं संधि विच्छेद कैसे करते हैं, वह पढ़ते हैं। देखिए अब हमें करना है संधि विच्छेद कार्य। तो उदाहरण बहुत सारे होते हैं, हमने समय की वजह से थोड़े उदाहरण करके दिखाए हैं, सभी के दो दो उदाहरण हमने पढ़े हैं। अगर आपको कोई उदाहरण समझ में ना आए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। अब हमें जो करना है वो करना है संधि विच्छेद। संधि विच्छेद कैसे करना है, हमने अभी तक संधि पद बनाए हैं, अब हमें संधि विच्छेद करना है। ध्यान रखना दोस्तों, ये जो उदाहरण है ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है, और अन्य कोई उदाहरण है आप पढ़ना, बहुत से उदाहरण होते हैं, नहीं समझ में आए तो पूछना। तो हम विच्छेद करके देखते हैं कि विच्छेद कार्य कैसे करना है। तो देखिए हमारे पास शब्द हैं, जैसे एक शब्द आ गया कमलेश है, दूसरा हमारे शब्द आ गया गुड़ाकेश है, कमलेश है, गुड़ाकेश है। उसके बाद हमारे पास शब्द है
पूर्णोपमा, पूर्णोपमा। फिर हमारे पास शब्द है सर्वोत्तम है, सर्वोत्तम है। ये 4 उदाहरण एक बार देखते हैं, फिर हमें आगे देखते हैं। तो देखिए अभी तो हमारे पास पहचान क्या थी, ए या आ के बाद ई उ री थी। अब हमारे पास अगर विच्छेद करना है तो पहचान क्या होगी, या तो ए की मात्रा होगी, या ओ की मात्रा होगी, या अ की ध्वनि होगी, या अल की ध्वनि होगी। तो अब समस्त पद आए तो हमें उसका उल्टा करना है। हमारे पास ये पहचान है, या तो ए की मात्रा होनी चाहिए, या ओ की मात्रा होनी चाहिए, या अर या अल की ध्वनि होनी चाहिए। तो हमें जहां पर ये मात्राएं मिलती है, जहां हमें पहचान मिलती है, वहां से हमें इसका विच्छेद कार्य करना है। कैसे करना है, हमारे पास ये ए की मात्रा मिल गई, इसका मतलब हमारी जो संधि है वो कौन सी है, गुण संधि। हमने पहचान कर ली। अब हमें इसका क्या करना है, विच्छेद करना है। तो हमें जहां अपनी पहचान होती है वहां तक लिखना है। तो हम लिख देते हैं कमल, यहां तक लिख दिया। अब इसके बाद ए या आ दोनों हो सकता है, और आगे हमें क्या करना है, ए आ रहा है तो ए आने के कारण हमें ई की मात्रा लगानी है। छोटी बड़ी अपने को ध्यान होना चाहिए। तो हमें जो मात्रा होगी वो क्या होगी, ई की, और आगे क्या आ रहा है, से। तो हम बोले इस, तो इस में ई की मात्रा बड़ी आती है, ये ध्यान रखना है। ईशा है, ईशा है में ई की मात्रा बड़ी आती है, तो हम कहते हैं कि ईशा है। हमने बना दिया कमल प्लस ईशा है। तो ये जो उदाहरण है, हम कहें कि उदाहरण सही है या गलत है, तो ये उदाहरण गलत है। क्यों, क्योंकि कमलेशा का अर्थ क्या होता है, कमला का जो ईश है, कमला का जो पति है, उसे हम कहते हैं कमलेशा है। तो कमल का ईश ये गलत होगा। ये सही शब्द क्या बनेगा, कमला का ईश्वर, कमला का स्वामी। तो इसमें ए आ दोनों हो सकता है, तो हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है, ए आएगा या आ आएगा, वो शब्द के अनुसार हमें ग्रहण करना है। तो यहाँ क्या आएगा, कमला, कमला प्लस ईशा है, ये इसका संधि विच्छेद होगा। फिर हम बात करें अगले उदाहरण की, वही ए यहाँ मिलता है तो कै तक लिखना है, तो हमें लिखना है गुणाक, हमें लिखना है गुणाक। और फिर वही बात, ई की मात्रा आएगी, वही आगे स है तो ईशा लिखना है, ईशा में ई बड़ी आती है। वही गुणाक का जो स्वामी है, गुणाक का अर्थ होता है नींद। ये गुणाक शब्द नहीं होता, शब्द होता है गुणाका। गुणाका का अर्थ क्या होता है, नींद। तो ये स्त्रीलिंग है। गुणाका का जो स्वामी है वह गुणाकेश कहलाता है। गुणाकेश अर्जुन को भी कहते हैं, गुणाकेश रावण को भी कहते हैं, और गुणाकेश शिव भगवान को भी कहते हैं, शिव जी को भी कहते हैं। तो गुणाकेश के तीनों ही अर्थ ग्रहण करते हैं। इसमें जो समास होता है वो बहुरी समास होता है। हमें पता है कोई अन्य अर्थ निकलता है वो बहुरी होता है। तो गुणाकेश का अन्य अर्थ निकलता है अर्जुन, रावण या फिर शिव। तीनों ने ही नींद पर विजय प्राप्त की थी, इसलिए उन तीनों को हम गुणाकेश कहते हैं। फिर हम बात करें अगले उदाहरण की। अब यहाँ हमें क्या है, ओ की मात्रा मिलती है। ओ की मात्रा है तो हमें यहां तक करना है, यहां तक करना है। तो पहले हमें लिखना है पूर्ण, फिर हमें क्या करना है, पूर्ण लिखने के बाद ओ है तो ओ होने की वजह से क्या आएगी, ओ की ध्वनि आएगी। ओ छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। आगे पमा है तो शब्द बनता है उपमा। उपमा में ओ हमेशा छोटा ही आता है, तो हम लिखना है पूर्ण प्लस उपमा। ये हमारे संधि विच्छेद होता है। लेकिन इसमें भी ध्यान देना है, ये उपमा स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए हमें इसको भी स्त्रीलिंग में बदलना है। स्त्रीलिंग में बदलने के लिए हमें क्या करना होगा, आ की मात्रा लगानी होगी। तो ये सही क्या होगा, पूर्णा प्लस उपमा। ये ध्यान रखना है, उपमा स्त्रीलिंग होने के कारण इसको पूर्ण नहीं लिख सकते, पूर्णा ही करना होगा। पूर्ण लिखते ही गलत हो जाएगा। फिर बात करें सर्वोत्तम की, तो इसके अंदर भी वही हमें ओ की मात्रा है वहां तक लिखना है, तो हमने लिख दिया सर्वय। फिर हमें ओ की मात्रा होने के कारण क्या करना है, ओ लिखना है। आगे तम आ रहा है तो शब्द बनता है उत्तम है, शब्द बनता है उत्तम है। तो हमने लिखा सर्व प्लस उत्तम। इसमें सर्वा गलत होगा, इसमें सर्व सही है। तो ध्यान रखना है सर्व प्लस उत्तम है तो बनता है सर्वोत्तम है।
तो ये छोटी छोटी बातें आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है कि कमल का ईश यानी कमल का ईश नहीं है, कमलेश है, कमला का ईश्वर यानी कि विष्णु जी भगवान। ऐसे ही गुणाकार स्त्रीलिंग है, पूर्ण में उपमा स्त्रीलिंग है इसलिए ये भी स्त्रीलिंग आएगा। और सर्वोत्तम में सर्व शब्द होता है, सर्वा नहीं है क्योंकि यहाँ पुल्लिंग है। कैसे पहचान, विसर्ग लगा है, इसका मतलब ये क्या है, पुल्लिंग, तो इसलिए हमें इसको भी पुल्लिंग बनाना है। ये उत्तमा होता तो हमें यहाँ सर्वा करना होता, क्योंकि उत्तमा स्त्रीलिंग होता है तो हमें सर्वा करना होता, तो थोड़ा सा ध्यान इसमें देना है। अब इसके बाद हम ई और ऊ के दो उदाहरण पढ़े, और आपको काफी जो उदाहरण किताबों में मिले वो पढ़ने हैं, समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। इसके बाद री और री के हम एक एक दो उदाहरण और देखते हैं। तो हम री वाले उदाहरण देखते हैं। पहला है सीतरतुहु, सीतरतुहु। फिर हम दूसरे की बात करें तो वह है सदर्ण है। फिर हम दो उदाहरण री के पढ़े, अब दो उदाहरण पढ़ लेते हैं री के। जैसे कदल कार है, तबल कार है, इस प्रकार आपको दिए हुए हैं। तो आपको कहें संधि विच्छेद कीजिए, संधि का नाम बताइए। तो हमें उल्टा करना है, अर् या अल की ध्वनि होनी चाहिए। देखिए अर की ध्वनि आ रही है, यहाँ पर अल की ध्वनि आ रही है, इसका मतलब इसमें संधि कौन सी है, गुण संधि। अब बात करें इसका विच्छेद, तो मैंने बताया जहां पहचान होती है वहीं से हमें इसका विच्छेद करना है। तो प्लस से पहले ए या आ आना चाहिए, तो हम पहले लिखते हैं सी, और हमारी पहचान यहां से होती है तो तय लिख देते हैं, तो गया शीत। इसके बाद हमें क्या करना है, अर को हमें हटाना है और उसकी जगह हमें क्या करना है, उल्टा काम करना है, यानी कि री करना है। तो शीत, अब यहाँ प्लस का चिन्ह आ जाएगा, अर के स्थान पे क्या आ जाएगा, री, और आगे जो बच गया उसको हम उतार देते हैं। तो शब्द बनता है शीत प्लस ऋतु। शीत एक ऋतु का नाम है, इसलिए इसमें सीता न होके शीत ही होता है। फिर हम बात करें सदर्ण है, तो यहाँ पहचान होती है तो हमें क्या करना है, दह तक लिखना है। तो हमने लिख दिया सद, और आगे क्या है, ए और री, इसके स्थान पे क्या हो जाएगा, ए और रे के स्थान पे हो जाएगा री, और आगे बचा ऋण, तो बन गया क्या, ऋण है। सद ऋण, सद एक शब्द नहीं होता, सद कोई शब्द नहीं होता, इसलिए हमें क्या करना है, सदा, क्योंकि आ भी हो सकता है, इसलिए सदा ऋण है, बन गया सदर्ण है। इसी प्रकार हम आगे बढ़े, यहाँ अपनी पहचान होती है तो दय तक लिख दीजिए, जहां से पहचान है वहां से हमें क्या करना है, संधि विच्छेद करना है। कद, अब आगे क्या है, ए ले, इसके स्थान पे क्या हो जाएगा, लरी, उल्टा हो जाएगा, अलाय तो हमें लरी में बदलना है। और आगे क्या बचा, कार है, तो अपना बना क्या, कद प्लस लृकार है। कद भी कोई शब्द नहीं होता, इसलिए यहाँ भी क्या हो जाएगा, कदा, कदा प्लस लृकार है, बन गया क्या, कदलकार है। इसी प्रकार हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ से हमें विच्छेद करना है, तो हमें लिखना है तव, और आगे क्या आ जाएगा, ए और ले दोनों के स्थान पे री, और आगे बच गया कार, तो ये हो गया तव प्लस लृकार है। इस प्रकार इसका संधि विच्छेद करना है। ध्यान रखना है संधि विच्छेद करते समय, एक तो मात्रा का ध्यान रखना है, ए आएगी या छोटी या बड़ी आएगी। दूसरा, जब हमें संधि विच्छेद करना है तो जहां अपनी पहचान है वहां तक प्लस से पहले आएगा, और जो पहचान है उसके अनुसार ई और री हमें क्या करना है, प्लस के बाद लिखना है, और शेष जो बचे वो उसके बाद में हमें उतारना है। इस प्रकार ये अपनी गुण संधि पूरी होती है। अब अगली संधि जो है वो हम नेक्स्ट कक्षा में, अगली कक्षा में पढ़ेंगे। इसलिए दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का धन्यवाद वीडियो को अंत तक देखने के लिए। और आपको हमारे वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं कि हमारे वो जो वीडियो है, जो कक्षाएं हैं वो आपको कैसी लगती हैं। कोई समस्या हो, कोई उदाहरण हो, कोई भी नियम हो, तो आपको अगर पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में हमें बताएं, ताकि हम उसका समाधान कर सकें। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों को इसका फायदा मिले। सब्सक्राइब अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और पास में घंटी के बटन को दबाएं ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियो आसानी से मिल सके। इसलिए दोस्तों एक बार फिर से धन्यवाद।